हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अड्डा 24/7 जुडिशरी पर। तो कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू ऑल? आज तो होली है, क्या बात है। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद आप सभी को होली की। तो आज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आज भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगी मैं। फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, 1 बज रहे हैं। फटाफट से जो है सब लोग यहाँ पर जुड़ जाइए। और आप में से जितने लोग जुडिशरी का एग्जाम देना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। अड्डा 24/7 आपके लिए सभी राज्यों के जुडिशरी के फाउंडेशन बैचेस लेकर के आ गया है। तो आपको यहाँ पर अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो हमारे बैच की जो प्राइस है वो लगभग 60,000 रुपये है। लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं Y625 का प्रयोग करते हैं तो आपको ये बैच पड़ जाएगा 13,300 रुपये का। और अगर आप महापैक लेते हैं तो महापैक आपको 15,400 रुपये का मिल जाएगा। इसके बारे में लास्ट में बात करूंगी। पहले शुरुआत कर लेते हैं अपने टॉपिक से। हमारा टॉपिक बड़ा अच्छा है, What is existing laws and future laws in relation to the Constitution of India? यहाँ पर आपका आ जाएगा आर्टिकल 13 प्ले में। देखिए, जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था ना, उस टाइम पे बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी कि नए नए कानून कौन कौन से आने हैं। लेकिन एक बात और थी, कुछ लॉज पहले से भी तो थे जो एग्जिस्ट कर रहे थे। कुछ लॉज के काफ़ी सारे लॉज थे जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे। हमारे पास बहुत सारे कानून हैं जो कि हमारी आज़ादी से पहले से। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, इंडियन पीनल कोड है, बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारे कानून हैं। रजिस्ट्रेशन एक्ट है, ये सब कब से हैं? इंडिपेंडेंस से पहले से। तो उस टाइम पर एक विडंबना थी, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन था, कुछ भी कह लो। यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये थी कि एग्जिस्टिंग लॉज का क्या किया जाए और फ्यूचर लॉज का क्या किया जाएगा। अगर मान लीजिए इनमें कोई इनकन्सिस्टेंसी होती है तो हम क्या करेंगे? उसके लिए बनाया गया यहाँ पर आर्टिकल 13 को। आर्टिकल 13 यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स को ना दांत देने वाला काम करता है, धार देने वाला काम करता है, दांत देने वाला काम करता है। ठीक है, एक्चुअल में आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट्स के लिए उनके दांत किस तरह से है। क्यों? क्योंकि इट लेज डाउन द रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन इन रिगार्ड टू लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। क्योंकि ये बताते हैं यहाँ पर उन कानूनों के लिए जो भी कानून आपके इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स से, यानी कि असंगत है, या फिर फंडामेंटल राइट्स की डेरोगेशन में है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को प्रभावित कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है यहाँ पर प्रॉब्लम तो है ही नहीं, यहाँ पर है कि नहीं है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, बहुत सारे कानून ऐसे थे जो अंग्रेजों ने अपने हिसाब से बनाए थे। अब हम यहाँ पर सारे नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स दे रहे हैं। सारे नागरिकों की सभी को फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। नागरिकों को ज़्यादा मिलते हैं, बाकी लोगों को कम मिलते हैं। तो हम जब यहाँ पर सबको फंडामेंटल राइट्स दे रहे हैं, तो अगर कोई भी कानून है जो उनके फंडामेंटल राइट्स के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इंटरफेरेंस कर रहा है, छेड़छाड़ कर रहा है, तो हम उस जो है कानून का क्या करेंगे यहाँ पर। इसके लिए कुछ डॉक्ट्रिन्स है जो कि आपके आर्टिकल 13 में देखने को मिलती हैं। तो चलिए इनको देख लेते हैं। एग्जिस्टिंग लॉज के लिए सबसे पहले देखिए, आर्टिकल 13 क्लॉज 1 रिलेट करता है उन लॉ से जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है। इन फोर्स, दैट इज लॉज विच आर इन फोर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, संविधान आने के पहले जो कानून आपके प्रभावी थे, जो कानून आपके लागू थे, संविधान के प्रारंभ से पहले ही थे, वो आपके क्या कहलाते हैं? वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज कहलाते हैं। पूर्व संवैधानिक कानून कहा जाता है उनको। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में दिए हुए। ठीक है, अब अगर एक डिक्लेरेशन है बाय द कोर्ट of their invalidity, however, will be necessary before they can be disregarded and declares that pre-constitutional laws are void to the extent to which they are inconsistent with the fundamental rights। एक बात यहाँ पर ये समझनी है कि अगर यहाँ पर जो हमारे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, अगर इंटरफेरेंस कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं कहीं से भी हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ, तो बर्दाश्त तो नहीं करा जाएगा। सही बात है, बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन कोर्ट को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि कौन सा कानून है, कौन से फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है, किस हद तक कर रहा है, और जिस हद तक वॉयलेट कर रहा है, हमारा जो कानून होता है वो उसी हद तक वॉइड डिक्लेयर होता है, पूरा का पूरा नहीं होता है। मतलब कि देखिए यहाँ पर क्या है, सपोज ये आपका कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ठीक है, अब इसका ये वाला जो भाग है ये फंडामेंटल राइट के साथ यहाँ पर कोलाइड कर रहा है। ठीक है, फंडामेंटल राइट के साथ कोलाइड कर रहा है। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 क्या करेगा, ये वाला जो पोर्शन है इसको यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये बोलेंगे कि ये असंवैधानिक है, असंवैधानिक इसको बोल दिया जाएगा, घोषित कर दिया जाएगा, ये असंवैधानिक घोषित हो जाएगा। और
यहाँ तक के लिए जो कानून है वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, मतलब कि शून्य हो जाएगा, इसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। और रही बात यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जब तक असंगत है, सुसंगत है, इसी को सू कर लेते हैं, ये जब तक आपका सुसंगत है फंडामेंटल राइट्स के साथ, तब तक कोई दिक्कत नहीं। और जहां पर ये असंगत हुआ इसको भी वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। मतलब कि जिस एक्सटेंट तक कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यहाँ पर इनकंसिस्टेंट होगा, डिसरिगार्ड करेगा किसी फंडामेंटल राइट का, वहां तक के लिए वो असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन खाली उतने ही भाग के लिए करा जाएगा, उससे ज़्यादा के लिए नहीं करा जाएगा, उससे ज़्यादा के लिए बिल्कुल भी नहीं करा जाएगा। ठीक है, उससे ज़्यादा के लिए करेंगे ही नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद फ्यूचर लॉज की बात कर लेते हैं। फ्यूचर लॉज यानी कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज। संविधान हमारा आना था, एक तिथि को संविधान हमारा आ गया, उसके बाद क्या, उसके बाद आगे जो लॉज आएंगे उनको किस नाम से जाना जाएगा, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के नाम से जाना जाएगा, राइट। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 जो है वो रिलेट करता है फ्यूचर लॉज से, दैट इज लॉज मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान कब से प्रभावी हो गया था, 26 नवंबर 1949 को काफ़ी कुछ प्रोविजंस को इसके प्रभाव दे दिया गया था। और पूरे के पूरे संविधान को कब लागू कराया गया था, 26 जनवरी 1950। ये डेट तो है ना हमारे पास। अब इस डेट के बाद जो भी कानून आ रहे हैं उनका क्या, ठीक है। तो आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू फोर्स द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और अब्रिजेस द राइट्स कॉन्फर्ड बाय पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या दिया हुआ है, पार्ट 3 में आपका फंडामेंटल राइट्स ही दिए हुए हैं, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद यदि कोई भी कानून बनाया जा रहा है तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी कानून ऐसा नहीं होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स के साथ कोई भी छेड़छाड़ कर रहा है, अब्रिज कर रहा है, उसको दबा रहा है, सप्रेस कर रहा है, या उसको परेशान कर रहा है, उसको मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा है। किसी भी कानून को ये अनुमति नहीं। हम पहले वालों को तो कह रहे हैं कि वो शून्य हो जाएंगे, उनका कोई प्रभाव नहीं रहेगा, हम बाद वालों को क्यों अलाउ करेंगे भाई, नहीं करेंगे, किसी को अलाउ नहीं करेंगे। अगर फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में कुछ दिया हुआ है, इस पार्ट में कुछ दिया हुआ है, उसके साथ यहाँ पर छेड़छाड़ अलाउड नहीं। अगर अब्रिज किया जा रहा है किसी भी फंडामेंटल राइट को, किसी कानून को ये अनुमति नहीं है। एंड इफ सच अ लॉ इज मेड, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कानून बना दिया जाता है तो जैसा कि आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में दिया हुआ था, जहां तक जिस एक्सटेंट तक डेरोगेशन में है, जिस एक्सटेंट तक अब्रिज कर रहा है उस एक्सटेंट तक क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। टू विच इट कर्टेल्स एनी सच राइट, जहां तक फंडामेंटल राइट को कर्टेल कर रहा है, दबा रहा है, वहां तक के लिए क्या हो जाएगा, वहां तक के लिए शून्य हो जाएगा। मतलब कि कानून कोई सा भी संविधान के पहले आया हो चाहे संविधान के बाद आया हो, अगर फंडामेंटल राइट के वॉयलेशन में है या डेरोगेशन में है तो क्या होगा, जिस हद तक डेरोगेशन में है उस हद तक वो कानून आपका वॉइड घोषित हो जाएगा, शून्य करार दे दिया जाएगा। ठीक, शून्य करार दे देंगे हम। चलिए, इसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स और डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, 3 डॉक्ट्रिन आपको देखने को मिलती है आर्टिकल 13 में ही, इसलिए साथ ही ले आई हूँ, इसलिए अलग अलग नहीं लाई, इसलिए साथ ही ले आई हूँ, ठीक है। अब डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी ये बोलती है कि एक बात को आप नोट कर लीजिए आर्टिकल 13 में कि इट इज नॉट द एंटायर लॉ विच इज अफेक्टेड बाय द प्रोविजंस इन पार्ट 3। फंडामेंटल राइट्स में जो दिया हुआ, अगर कोई कानून उसे प्रभावित भी हो रहा है तो उसका एक भाग ही तो हो रहा है, पूरा का पूरा कानून तो हो नहीं रहा है, पूरा का पूरा कानून तो हो नहीं रहा है। बट ऑन द अदर हैंड क्या हो रहा है, लॉ बिकम्स इनवैलिड ओनली टू द एक्सटेंट विच इट इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स। इसका मतलब ये है कि अगर खाली ये पोर्शन है जो कि इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के साथ, असंगत हो रहा है फंडामेंटल राइट्स के साथ, तो आप खाली इस पोर्शन को हटा भी तो सकते हैं, सिवियर भी तो किया जा सकता है, यानी कि अलग अलग भी तो किया जा सकता है ना। वॉइड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर ये कानून अपने आप में कंप्लीट है, कॉम्पिटेंट है, ये भाग हटा दो, सिवियर कर दो, अलग अलग कर दो, क्या ये किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी यही होती है। देखिए लिखा हुआ है, सो ओनली दैट पार्ट ऑफ द लॉ विल बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड विच इज इनकंसिस्टेंट। जो इनकंसिस्टेंट है खाली वही इनवैलिड होगा, पूरा का पूरा कानून नहीं होगा, बाकी पूरा कानून आपका एज इट इज रहेगा, सलामत रहेगा। हाउएवर ऑन दिस पॉइंट अ क्लैरिफिकेशन हैज बीन मेड बाय द कोर्ट्स, लेकिन कोर्ट्स ने इस बात पर क्लैरिफाई करा, एक बार नहीं कई बार क्लैरिफाई करा है, क्या कि जो इनवैलिड पार्ट होता है ना इस कानून का, इसको रिमूव कर दीजिए, इसको सिवियर कर दीजिए और डिक्लेयर कर दीजिए इनवैलिड इफ इट इज सिवियरेबल।
अगर इसको अलग किया जा सकता है, ठीक है। मतलब कि अगर इनवैलिड पार्ट को, जो पार्ट बोला जा रहा है कि फंडामेंटल राइट की वॉयलेशन में जा रहा है, उसको अलग करने के बाद जो वैलिड पार्ट है, जो आगे वाला भाग है, वो केपेबल है कि वो प्रभाव दे सकता है लेजिस्लेचर के इंटेंट को, लेजिस्लेचर जिस वजह से, जिस उद्देश्य से उस कानून को लेकर के आया था, उसको फुलफिल कर सकता है, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है। देन ओनली इट विल सर्वाइव, otherwise the court shall declare the entire law is invalid. This is known as the rule of severability. ये होती है severability कि अगर अलग करने के बाद भी कानून सर्वाइव कर ले रहा है, कानून मैनेज कर ले रहा है, तब तो ठीक है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर नहीं कर पा रहा है तो पूरा का पूरा कानून क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कानून ही आपका इनवैलिड हो जाएगा। पूरे के पूरे कानून को इनवैलिड कर दीजिए। मतलब अगर एक भाग है उसको अलग करके काम चलाया जा सकता है, चला लीजिए। अगर नहीं चलाया जा सकता, पूरे के पूरे कानून को इनवैलिड डिक्लेयर कर दीजिए। दिस इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। ये सेवरेबिलिटी के डॉक्ट्रिन है, इसको अलग अलग किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स देख लेते हैं। अब अनदर नोटवर्दी थिंग आर्टिकल 13 में क्या है, दो एन एग्जिस्टिंग लॉ इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट बिकम्स इनऑपरेटिव फ्रॉम द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर कोई कानून है, इसका कोई भाग है जो कि फंडामेंटल राइट की डेरोगेशन में है, इस दिन हमारा संविधान लागू हो गया, तो इस दिन से क्या हो गया, इस दिन से ये आपका इनवैलिड हो गया, इस दिन से आपका ये लागू नहीं हो रहा, ये वाला पोर्शन, ठीक है। इनऑपरेटिव तो हो गया, येट इट इज नॉट डेड ऑल टुगेदर। लेकिन क्या ये मर गया है? ये मरा नहीं है, ये मरा नहीं है। यहाँ पर फंडामेंटल राइट ने आकर के, संविधान ने आकर के इसको दबा दिया है, क्योंकि हम प्राथमिकता किसको देंगे, हम प्राथमिकता देंगे फंडामेंटल राइट को, क्योंकि संविधान हमारा सर्वोच्च है और हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स की बहुत वैल्यू है, ठीक है। तो ये जो फंडामेंटल राइट है, इसने आकर के क्या करा, इस पार्ट को दबा दिया है, इस पार्ट को दबा दिया है, ठीक। तो कोई भी लॉ जो बनाया जा रहा है बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स एक्लिप्स्ड और डोरमेंट टू द एक्सटेंट इट कम्स अंडर द शैडो ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। जब तक के लिए फंडामेंटल राइट की शैडो है ना, साया है फंडामेंटल राइट्स का, तब तक के लिए इनवैलिड है, तब तक के लिए सोया हुआ है, ये मरा हुआ नहीं है, ये सोया हुआ है। और मान लीजिए कल को जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स में कोई संशोधन हो गया, कोई नया फंडामेंटल राइट जुड़ गया, या फिर कुछ यहाँ पर बदल दिया गया, कुछ भी यहाँ पर ऐसा कर दिया गया और ये पार्ट रिवाइव हो गया दोबारा से, तो ये रिवाइव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ग्रहण लगा है, एक्लिप्स हुआ है, ये वाला पोर्शन खाली ढक गया है, यहाँ पर हमारा फंडामेंटल राइट आ गया, इसने दबा दिया, इसने छुपा दिया। मतलब कि मैं बोर्ड के सामने आ रही हूँ, मैंने बोर्ड को छुपा दिया, ठीक है। मैं जैसे ही हटूंगी वैसे ही बोर्ड आपको फिर से क्लियरली दिखने लगेगा। ये होती है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। संशोधन के माध्यम से यहाँ पर क्या हो सकता है, संशोधन के माध्यम से इस पार्ट को फिर से पुनर्जीवित किया जा सकता है, रिवाइव किया जा सकता है, ये फिर से लागू होने लगेगा आपका, ठीक है। is inconsistent with it, but the eclipsed or dormant parts become active and effective again if the prohibition brought about by the fundamental rights is removed by the amendment of the constitution. संविधान के संशोधन के अनुसार, संविधान का संशोधन करके यदि फंडामेंटल राइट में कोई चेंज लाया जा रहा है, ठीक है, और प्रोहिबिशन को हटाया जा रहा है जिस वजह से हमारा कानून यहाँ पर इनवैलिड डिक्लेयर हो रहा था, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर क्या होगा, जो हमारा पार्ट ढका हुआ था, जिस पर ग्रहण लगा हुआ था, जो सप्रेस था, जो छुपा हुआ था, वो क्या होगा, वो आपका फिर से एक्टिव और इफेक्टिव हो जाएगा वो आपका सक्रिय और प्रभावी हो जाएगा। इसको जाना जाता है as the doctrine of eclipse. Doctrine of waiver क्या होता है? The doctrine of waiver of rights is based on the premise that a person is his best judge and that he has the liberty to waive the enjoyment of such rights as are conferred to him by the states. यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति चाहे तो क्या अपने राइट्स को छोड़ सकता है? यही डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर है। मैंने वेव कर दिया, मैंने जो है अपना अधिकार वहां पर छोड़ दिया, ये हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। लेकिन 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 इतना आसान नहीं होगा, कह दिया और हो गया, इतना आसान होता है क्या ब्रो? इतना आसान नहीं होता है। However, the person must have the knowledge of his rights and that waiver should be voluntary. अगर मैं अपने अधिकारों को छोड़ रही हूँ, मेरे पास जानकारी होनी चाहिए कि मेरे पास ये अधिकार हैं और मैं अपनी इच्छा से अपने अधिकारों को छोड़ रही हूँ। मेरे ऊपर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। मुझसे आप आकर के नहीं बोलेंगे कि मैम आपका अधिकार छोड़िए आप। नो, यू आर नोबडी टू टेल मी। किसी को भी आप कोई भी बताने वाले कुछ भी नहीं होते। अगर कोई अपने अधिकारों को छोड़ रहा है, अपनी मर्जी से छोड़ना चाहिए। ये डॉक्ट्रिन किस केस में डिस्कस करी गई थी? बशेश्वर नाथ के केस में करी गई थी। बशेश्वर नाथ होते CIT, वेयर द मेजॉरिटी एक्सप्रेस इट्स व्यू अगेंस्ट द वेवर ऑफ फंडामेंटल राइट्स. It was held कि it was not open to citizens to waive any of the fundamental rights. Citizens को हमारा संविधान ये अधिकार देता ही नहीं कि आप अपने जो है मौलिक अधिकारों को वेव ऑफ कर सकते हैं। आप अपने फंडामेंटल राइट्स को छोड़ ही नहीं सकते हैं। हमारा संविधान आपको ये अधिकार ही नहीं देता है, अधिकार देता ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो अग्रीव्ड है बाय द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी पावर, वो
अपनी कंप्लेन फाइल कर सकता है, उसकी कंप्लेन को सुना जाएगा और वहाँ पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सिटीजन्स को अलाउड नहीं है कि फंडामेंटल राइट को वेव ऑफ कर दे, क्योंकि वॉलंटरी बोल के ना हमारे देश में बहुत सी चीज़ें इनवॉलंटरली करवा दी जाती हैं और फंडामेंटल राइट्स बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। तो यहाँ पर अलाउ नहीं करा जाएगा वेवर करना फंडामेंटल राइट्स का। बाकी किसी राइट का वेवर फिर भी किया जा सकता है। ये हमारी 3 डॉक्ट्रिन्स थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। तो आज का सेट यहीं पर खत्म होता है। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का QR कोड है। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं फटाफट से हमारे इस QR कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और अगर ये स्कैन नहीं हो रहा तो मैं बताती हूँ ना सोल्यूशन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम लिंक देखने को मिलेगा, वहाँ से जुड़ जाइए। ठीक है, फटाफट से जुड़ जाइए। लेकिन ताकि हमारे जो भी सेशंस होते हैं इनके PDF मिल जाए, इनके स्टडी मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको चलना है ब्राउज़र पे और आपको जाना है गूगल पे और आपको यहाँ पर सर्च करना है अड्डा 24/7। क्यों सर्च करोगे? क्योंकि यार जज बनना है, जुडिशरी का एग्ज़ाम निकालना है और इतना आसान नहीं होने वाला है। जर्नी कठिन है लेकिन सफ़र मंजिल दोनों ही बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत इसलिए है कि जो फीलिंग ये आपको दे सकते हैं, आपके परिवार वालों को दे सकते हैं, आपके माता पिता को, आपके भाई बहन को, आपके जितने भी आपके वेल विशर्स हैं उनको जो ये खुशखबरी देंगे, उनको जो ये खुशी देंगे, ये दुनिया में और कोई चीज़ नहीं दे सकती। आपकी मेहनत सफल हो जाए और कम से कम समय में हो जाए, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। मैंने पर्सनली 7 मेंस लिखे हैं, 6 इंटरव्यू दिए हैं, बट फ़ायदा क्या है उसका? इज़ देयर एनीथिंग आई कैन डू? मेरा सिलेक्शन तो नहीं हुआ ना। डोंट बी लाइक मी, डू नॉट बी लाइक मी। ठीक है, मेरी गलतियों से सीखिए, मैंने जहाँ जहाँ पर गलतियाँ करी हैं वो गलतियों से सीखिए। लेकिन एक बात को याद रखिए कि आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि आपको जज बनना है। और जुडिशरी के एग्ज़ाम्स प्री निकल जाता है, मेंस निकल जाता है, आप इंटरव्यू फेस करके चले आते हैं, लेकिन सब कुछ आपके हाथ में नहीं होता है। आपके हाथ में यही होता है कि आप अपने सब्जेक्ट में माहिर हो सकते हैं, आप बेस्ट हो सकते हैं, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक नेक्स्ट लेवल हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए काम करना पड़ेगा, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, मोटिवेशन होता रहेगा। होली है, घर पे मनाइए, एंजॉय करिए, सब लोग अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, लेकिन पढ़ाई को लेकर भी सीरियस हो जाइए। क्योंकि देखो, अगर एक बार जज बन जाते हो ना, फिर डेली होली मनाइए, डेली दिवाली मनाइए, लेकिन अगर लाइफ में कहीं भी पीछे रह जाते हैं ना तो फिर त्योहारों को भी बहुत मतलब नहीं रह जाता है। और ये बात बहुत दिल से बता रही हूँ, बहुत सच्चाई से बता रही हूँ। बहुत सारी बातें कभी करेंगे बैठ करके। तो ऑल कोर्सेज में चलिए, ऑल कोर्सेज में UPSC में आ जाइए, स्टेट जुडिशरी PCSJ में आ जाइए। आपको यहाँ पर बहुत सारे बैचेस देखने को मिलेंगे। हमारे यहाँ पर फाउंडेशन कोर्सेज भी हैं, क्रैश कोर्स भी है बिहार के लिए, उसके अलावा जो है लोकल लॉज के लिए भी हैं। तो आपकी जो चॉइस हो आप उसको ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बिहार का क्रैश कोर्स लेना, बिहार का क्रैश कोर्स ले सकते हो। लेकिन मैं क्या रिकमेंड करूँगी, मैं आपको रिकमेंड करूँगी PCSJ का जुडिशरी का फाउंडेशन बैच। अगर आप देखो महापैक नहीं लेते हो, चलो 15,000 साढ़े 15,000 रुपये का है, ठीक है, फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। इसमें आपको 19 सब्जेक्ट करवाए जाएंगे, 18-19 सब्जेक्ट करवाए जाएंगे। 1300 घंटे की ऑनलाइन लाइव क्लासेस होने वाली हैं, 9 महीने की वैलिडिटी है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर स्टडी प्लान अपडेट हो चुका है, मिल जाएगा आपको। सुबह 7 से 10:30 सब्जेक्ट, सुबह 7 से 10:30 क्लासेस होती हैं यहाँ पर। सब्जेक्ट जो जो पढ़ाए जाएंगे वो यहाँ पर दिए हुए हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं हमारे फाउंडेशन बैच में। और अगर महापैक लेते हो तो इससे अलावा जो भी सब्जेक्ट्स हैं जो अलग अलग राज्यों में पूछे जाते हैं वो करवा दिए जाएंगे। ठीक है, वो आपको वहाँ पर करवा दिए जाएंगे। बट लेकिन बेयर मिनिमम तो ये है ही कि आप इतना तो करिए ही, इतना तो करना बनता है यार, इतना करना बनता है। ठीक है, तो प्राइस की बात कर लेती हूँ। 60,000 रुपये दिया हुआ है यहाँ पर, लेकिन 60,000 रुपये नहीं देने हैं आपको। आप अगर कंपनी का कूपन कोड लगाते हैं 75% ऑफ हो जाएगा। अगर मेरा लगाते हैं आप Y625 लगाते हैं तो ज़्यादा ऑफ हो जाएगा, 78% का ऑफ हो जाएगा। 60,000 का जो बैच है वो आपका कम होकर के कितने का हो जाएगा? 13,800 रुपये का हो जाएगा। 13,800 रुपये लेकिन नहीं देने हैं। अड्डा 24/7 के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, वहाँ पर मिलेंगे फ्री कॉइन्स। उन फ्री कॉइन्स का यूज़ कर लेना है। फ्री कॉइन्स को यूज़ करने के बाद आपको बैच पड़ेगा 13,300 रुपये का। 13,300 रुपये में आपको मिल जाएगा। कोड आपको कौन सा लगाना है? कोड आपको Y625 लगाना है, क्योंकि ये मेरा कोड है, ये मेरा कोड है। Y625 ही लगाना है। कोई भी बैच लेना Y625 लगा लेना, आप मेरी मेंटरशिप में आ जाएंगे। ठीक है, कोड ज़रूर लगाइएगा। और हाँ, एडमिशन से पहले एक बार बात ज़रूर कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे ही बात कर लीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ पर मैं आपसे कोऑर्डिनेट कर लूँगी। एक बार बात ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी डाउट हो, जो भी कन्फ्यूजन हो, वहाँ पर पूछ सकते हैं। जो भी बात करनी है वहाँ पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो भी पूछना वहाँ पर पूछ लीजिएगा। और
समझदार हैं बाकी आप लोग, लेकिन अपने जीवन का निर्णय ले लीजिए इससे पहले कि देर हो जाए। निर्णय ले लीजिए और काम पर लग जाइए। लाइफ में बहुत मौके नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो चलो एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने परिवार वालों को भी मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।